आज का हमारा विषय है पथ कुपथ। आज समाज में देखा जाता है ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा करते समय कि किस चीज से परहेज करना चाहिए और क्या क्या चीज परहेज नहीं करनी चाहिए। बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं चिकित्सा के दौरान जिसे हम मतलब परहेज करना पड़ता है बहुत सी चीजें। तो ये हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या मतलब होम्योपैथिक में परहेज करना चाहिए, किस किस चीजों का परहेज करना चाहिए और इसके पीछे क्या साइंटिफिक या क्या मतलब इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी हम आज जानेंगे। तो सर आप प्लीज बताएं। नमस्कार डॉक्टर श्रेया जी। आज का जो विषय है पथ्य और कुपथ्य, वास्तव में समाज में तमाम भ्रांत धारणाएं बैठी हुई हैं कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा परहेज बताते हैं चिकित्सक, चिकित्सा से ज़्यादा परहेज ही बता देते हैं। और कुछ हद तक यह बातें सत्य भी हैं कि ऐसा करते भी हैं लोग। छोटी छोटी बातों में भी हर तरह का सारा चीज़ करके और बहुत ज़्यादा एक कॉमन परहेज का ट्रेंड बना देते हैं कि प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, छौंका वगैरह नहीं खाना है, तीखी चीज़ें नहीं खानी है, खटाई अचार नहीं खाना है। एक कॉमन परहेज गंध वाली चीज़ों से दूर रहना है, सेंट अगरबत्ती क्रीम से दूर रहना है। तो इसके पीछे मैं जो अभी तक का मेरा जो चिकित्सकीय अनुभव है और बीइंग ए शिक्षक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आप सबके बीच शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले डिजीज की दो अवस्थाएं हैं, एक एक्यूट अवस्था है, तरुण अवस्था जिसको हम कहते हैं, और एक क्रॉनिक डिजीजेज है, क्रॉनिक अवस्था है। एक्यूट डिजीजेज में चूंकि डिजीज इतना शॉर्ट और सीवियर होता है, अल्प समय के लिए और इतना भयंकर रूप में होता है कि प्रकृति स्वयं ही तमाम सारा परहेज करा देती है। जैसे अचानक से एक्यूट फीवर होता है तो उसमें भूख ही नहीं लगता, प्यास ही नहीं लगता, या प्यास बहुत लगता, या इस तरह की जो चीजें हैं। ऐसे में जब भूख लगेगी ही नहीं तो आप भोजन करेंगे कहाँ से? तो प्रकृति स्वयं में परहेज करवा देती है। समस्या आती है जब क्रॉनिक केसेस को हम लेते हैं, और क्रॉनिक केसेस हम देखते हैं जिसको क्रॉनिक केसेस में हम कहते हैं कि माइल्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि बीमारी कम उग्रता में होती है, सरल होती है, लेकिन लंबे अंतराल तक वो आपको पीड़ा देती रहती है। यानी कि क्रॉनिक डिजीज वो होता है कि जिसमें आप अपनी दिनचर्या को नहीं बाधित करते, दिनचर्या आपकी चलती रहती है, आपका लाइफ भी चलता रहता है और आपका सब कुछ एज यूजुअल, और आप अपने कार्य को भी करते रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब रोगी आता है और रोगी ऑलरेडी 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से, एक लंबे अंतराल से समस्याओं से जूझ रहा होता है, और जितने भी चिकित्सक बंधुओं के पास जाता है तो वो लोग अपने अपने अनुसार तमाम परहेज, तमाम बंदिशें लगा के रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर नीलमणि घटक की पुस्तक है पुरानी बीमारियां और उनकी चिकित्सा, जिसका हिंदी वर्जन है, वैसे बांग्ला वर्जन का वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, बांग्ला वर्जन में है पुरातन दोषेर वो त्योहार परिचय। तो उसमें उन्होंने पथ्य कुपथ्य पे बड़े अच्छे से एक चैप्टर 2.5 से 3 पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो एक शब्द कहते हैं, पहले ही कहते हैं कि मैं चिकित्सक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ऑलरेडी जो बड़ी ही प्रताड़ना झेल रहा हुआ आपका रोगी होता है, कृपया उसके प्रति थोड़ा दया भाव रखें, करुणा का भाव रखें। क्योंकि जो ऑलरेडी परेशान है अपनी बीमारी को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, वो खुद उसको समझ में नहीं आता है क्या खाए क्या ना खाए, भूख भी लगती नहीं लगती, तमाम तरह की झंझावात में वो पड़ा रहता, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसे में आप एक और बड़ा सा बोझा, एक लंबा बोझ उसके ऊपर लाद दें तो ये भी बात मेरी समझ से अच्छी नहीं होती, और मैं घटक साहब को
इस बात के लिए फॉलो करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। तो ऐसे में जैसे क्या हर एक दवा में, जब होम्योपैथी की चिकित्सा कोई रोगी ले रहा होता है, तो क्या हर एक दवा में लहसुन प्याज वर्जित है क्या? क्या हर एक दवा में खटाई अचार तीखी चीजें वर्जित हैं क्या? क्या हर एक दवा में सभी सामान्य बातें वर्जित हैं क्या? जहां तक मैं समझ पाया हूं या मेरी छोटी सी समझ है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों की एक आदत होती है अपनी समस्या को दूसरे के मत्थे मढ़ने की, अपनी जो भी उलझन है वो हम किसी और पे निकालने की हमारी एक आदत सी बनी होती है। हमारे चिकित्सक बंधु, जैसा कि हमारी तमाम दवाएं हैं, उन दवाओं में आप देखेंगे तो दवा के अंदर ही पथ्य कुपथ्य के तमाम सारे मार्ग निदर्शित हैं। जैसे एंटीम क्रूड का पेशेंट, उसको अचार बहुत पसंद है, खट्टी चीजें बहुत पसंद है, ब्रेड, पेस्ट्री, सड़ी हुई चीजें, बासी भोजन उसे बहुत पसंद है, और उसकी वजह से उसको कंप्लेन आता है। तो ऐसे रोगी के लिए जो हमारा पथ्य होना चाहिए वो प्याज लहसुन नहीं, ऐसे रोगी के लिए जो हमारा पथ्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम फास्ट फूड ना खिलाएं, हम ब्रेड, बिस्किट, पेस्ट्री, अचार वाली चीजें, इस तरह की चीजें ना दें। ऐसे ही एलुमिना में लौंग से समस्या होती है, तो एलुमिना के पेशेंट को लहसुन प्याज की जरूरत, मतलब परहेज की जरूरत नहीं, उसे लौंग के परहेज की जरूरत है। ऐसे ही साबाडीला के पेशेंट को लहसुन देखने मात्र से, छूने मात्र से उसको एग्रावेशन होता है, तो साबाडीला को लहसुन के परहेज की जरूरत है। इसी प्रकार जैसे जो भी दवाएं, जैसे लहसुन से बनी दवा एलियम सटाइवा है, तो उसमें लहसुन के परहेज की जरूरत है। एलियम सीपा जो प्याज से बनी है, उसमें लहसुन प्याज की जरूरत है परहेज की। थूजा जो कि इनिमिकल रिलेशन है प्याज से, वहां पे प्याज लहसुन किसी भी रूप में, कच्चा या पके रूप में या सब्जी में भी डाल के जब हम थूजा प्रिस्क्राइब करते हैं तो नहीं देने की जरूरत है। इसी प्रकार हम कार्बन ग्रुप की दवाएं हैं, जैसे कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, ग्रेफाइटिस है, लैकेसिस है, ऐसे पेशेंट में हम खट्टी चीजों का परहेज कराते हैं, जिसे यहां तक कि हम नींबू तक का परहेज कराते हैं। इसी प्रकार जीवन शैली, जैसे कौन लोग किस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं। अब जैसे कुछ लोग सुबह खाना खा लिए फिर सीधे शाम को खाना खाएंगे, ऐसे में हाइपर एसिडिक मीडिया है, तो वहां पे हमें जरूरत है कि पार्ट पार्ट थोड़े फूडिंग करने की, प्लस साथ में जितने भी एसिड को इनहांस करने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं उन सब के परहेज की। लेकिन वहीं पे एक पेशेंट है, खास करके बनिया समुदाय जो होता है, दिन भर घूमता रहता है, कभी काजू उठाया, कभी किशमिश उठाया, कभी भुना चना उठाया, कभी मक्का उठाया, और कुछ न कुछ लेकर के वो खाता रहता है, यानी दिन भर, यानी कि वो हाइपो एसिडिटी का शिकार हो जाता है। तो वैसे में हमें नींबू पानी से लेकर के, सिरका से लेके, ऐसे लोगों को अचार भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि उनकी पाचन क्रिया अच्छे से बनी रहे और उनका एसिड बैलेंस अच्छे से बन जाए। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो मेरी छोटी सी समझ है उसके आधार पे, कि पथ्य और कुपथ्य में हम चिकित्सकों को स्वयं कुछ मेहनत करने की जरूरत है। दवा के अनुसार हमें समझने की जरूरत है किस ग्रुप की कौन सी दवा हम दे रहे हैं। जैसे जो एवोगैड्रो का जो सिद्धांत है, जिसमें हम कहते हैं कि कार्बोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब जैसे नेट्रम सल्फ, अब नेट्रम सल्फ के पेशेंट को आपको खीरा, ककरी, खरबूजा, तरबूजा, कमलगट्टा, सिंघाड़ा, यानी वाटर रिसोर्स की पाए जाने वाली सारी चीजों को हमें
परहेज कराना है। जबकि एक सामान्य उदाहरण है कि हम कहते हैं कि सलाद अच्छा है, आसानी से पचता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सलाद से एलियम सिपा के पेशेंट के कंप्लेन एग्रावेट होते हैं, इवन कॉलिक, सीवियर कॉलिक, बिकॉज खीरा ककड़ी can enhance the catarrhal condition of the intestine and there causes bowel inflammation. Medicine, एलियम सिपा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखेंगे, चूंकि होम्योपैथिक जो चिकित्सा विधा है इसमें इंडिविजुअलाइजेशन का सिद्धांत है, इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत है, इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमको पथ्य कुपथ्य भी इंडिविजुअल के आधार पे निर्धारित करना है, चयनित दवा के आधार पे निर्धारित करना है कि किस दवा में क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। और ये सारे परिश्रम हमें चिकित्सक को ही करना चाहिए, न कि रोगी पे टाल देना चाहिए और अपना बोझ भी रोगी के ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि रोगी भाई वो तो मजबूर है, असहाय है, उसे आप जो जो सुझाव देंगे उसे मानना ही पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर करें और जो भी सुझाव हो वो मुझे दें, मैं आगे के वीडियो में उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद,